गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सभी लोग सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जानते होंगे। इसको एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा निकाला जाता है। अगर हम बात करें इसके लेटेस्ट डेटा की, तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो लगभग हमें 4% से भी नीचे देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3.6% हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, आप जानते होंगे आरबीआई की कोशिश क्या है, 4 ± 2%। राइट, यही इसकी रेंज होती है। तो 4 से भी ये नीचे हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना कैसे कम आ गया। इसका देखो कारण पता क्या है। अगर हम इस चीज को पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें, यानी कि एक साल पुराने चीज के साथ कंपैरिजन करें, तो उस समय महंगाई बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती थी। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे बेस इफेक्ट का एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है, तो अगर पिछले साल कोई नंबर बहुत ज्यादा था, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम कोई चीज करेंगे तो डेफिनेटली वो नंबर्स हमें कम देखने को मिलेंगे, है ना। तो पिछले साल का ज्यादा नंबर होना कहीं ना कहीं यही कारण बनता है कि इस बार जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं लेटेस्ट वाले अगस्त के अंदर 3.65%, इसका कारण यही है कि बेस इफेक्ट पिछले साल के कारण में बहुत हैवी इन्फ्लुएंस उसका है। अब आने वाले महीनों में लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। राइट, उसके अलावा अगर मैं बात करूं वेजिटेबल के प्राइसेस की, तो वहां पर हमें एक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि टोमेटो के जो प्राइस हैं उनमें कमी देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन के अंदर, तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो 6% को भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा इन केस ऑफ रूरल एरियाज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो रिसेंट रिपोर्ट के अंदर बताए गए थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, जो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई एम के जो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी, इनका कल डेथ हो गई। ठीक है, इन्होंने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। राइट, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 13 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनको री इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप पूछेंगे ये आखिर मुद्दा क्या है, क्यों इनको इलेक्ट किया गया। देखो, अगर हम बात करते हैं ना भारत की, तो भारत के अंदर जब मैं बात करता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो दरअसल में देश के अंदर हमें दो ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। एक है आपकी हिंदी और दूसरा है आपकी इंग्लिश। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये मैं दो कह रहा हूँ। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पर क्या करेगी, हिंदी को प्रमोट करेगी। राइट, प्रमोट हम हिंदी को करेंगे, पर अगर हम बात करें आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो गया, वहां पर दोनों को यूज किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश को। तो है दोनों आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, पर कहीं ना कहीं हिंदी को यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि उसको हम यहाँ पे और प्रमोट कर पाए। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता हूँ तो दो लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके शेड्यूल लैंग्वेजेस की, जो कि आपके 8th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं, तो वहां पर टोटल आपको 22 लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि शेड्यूल लैंग्वेज क्या है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज दो ही है, शेड्यूल लैंग्वेज 22 है जो आपके 8 शेड्यूल के अंदर है। एंड कोई आपसे पूछे कि देश की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा देश की कौन सी है, द आंसर इज देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज दो है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस पर्टिकुलर ऑफिशियल लैंग्वेज के जो आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसका क्या पर्पस रहता है। इसका पर्पस देखो यही रहता है, पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने आपको समझाया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये कमेटी का पर्पस ये होगा कि हिंदी का जो हम ना यूजेज है वो इंक्रीज करवाएं। ठीक है ना, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इसके साथ ही साथ हिंदी को ना एक तरह से आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं उनका एक दोस्त बनाएं। इसको कॉम्पिटिटर की तरह ना देखा जाए कि हिंदी आ जाएगा तो बाकी रीजनल लैंग्वेज चले जाएंगी, नहीं। हिंदी के साथ साथ बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी चले, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है उस चीज के साथ। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के साथ, यहाँ पे हिंदी का प्रमोशन हमें यहाँ पे करना चाहिए, तो ये यहाँ पे इसका काम रहता है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट प्रेसिडेंट जी को सबमिट करी जाती है एंड प्रेसिडेंट जी के द्वारा वो दोनों हाउसेस के सामने यहाँ पे रखी जाती है। एंड साथ साथ आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ भी ये रिपोर्ट शेयर करी जाती है। ये काम होता है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसको चेयर कौन करते हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर जी। तो 1976 के अंदर इसको बनाया गया था अंडर द सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये सेक्शन 4 ही है इस ऑफिशियल लैंग्वेज का जो बात करता है इसकी कमेटी की एंड अकॉर्डिंगली जो जो काम होते हैं उसके रिगार्डिंग।
यहाँ पर आपको टोटल 30 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं एंड 10 होते हैं राज्यसभा से। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। और साथ साथ देखो, जब हम बात कर ही रहे हैं हिंदी की, तो मैंने आपको कई बार बताया भी है पहले कि जो 14 सितंबर होता है उसको हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज हिंदी दिवस, राइट। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। प्लस एट द सेम टाइम ये ध्यान में भी रखिएगा कि कल 14 सितंबर है, तो इस दिन हमारी टीम हिंदी दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है। तो हमारी टीम के मेंबर्स यहाँ पे प्रयागराज आ रहे हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक आप डेफिनेटली चेक कीजिए। वहाँ पे आप क्लिक करके उस पर जो डिटेल्स हैं फिल करके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कल इस सेमिनार को अटेंड कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, मिशन मौसम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे मौसम क्या होता है। मौसम तो देखो हिंदी का शब्द है, हम लोग यूज भी करते हैं मौसम, है ना। तो यहाँ पर ना बात हो रही है किसकी, यहाँ पर यूज हो रही है बात आपके वेदर सिस्टम की। आपके वेदर रिलेटेड बहुत सारे जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं, उनके अंदर हम कैसे एक्यूरेसी बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है फोरकास्ट, एक होता है नाउकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि आने वाले कई घंटों के लिए अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि मौसम कैसा रहने जा रहा है, उसको हम बोल देंगे फोरकास्ट। नाउकास्ट का मतलब क्या है, अभी करंट वेदर के एक डिटेल्ड एनालिसिस देना, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना, उसको नाउकास्ट बोला जाता है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है ना इन सब चीजों के अंदर, वो बेहतर हो पाए। अब आप पूछेंगे सर वेदर को प्रेडिक्ट करना है, उसके अंदर कैसे हम बेहतर हो पाएंगे। उसका तरीका पता क्या है, कि एटमॉस्फेरिक साइंसेस के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हम उसको बेहतर करें, राइट। जो वेदर सर्वेलेंस है उसको हम बेहतर करें। इसके अलावा जो भी आपके आजकल के समय के ऊपर अलग अलग टेक्नोलॉजीज चल रही है ना, चाहे आपकी एआई की बात कर लो, आप मशीन लर्निंग की बात कर लो, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात कर लो, राइट। जो आपके ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स हैं उनके अंदर हम कैसे बेहतरी कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के अगर हमने काम किया तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि इनमें एक्यूरेसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड इसी वजह से सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्या, मिशन मौसम। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। अब जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ेगी, उससे क्या होगा ना, हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो पाएगी। एंड ये जो इंफॉर्मेशन आएगी, ये अक्रॉस टाइम एंड स्पेस होगा। और आप जानते होंगे ऐसी चीजों का क्या बोलते हैं हम, टेम्पोरल एंड स्पेशियल जो वेरिएशन होता है उसको ये कैप्चर कर पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जो जो सारा डेटा आएगा जो कि अपने आप में काफी एक्यूरेट होगा, उसके माध्यम से मॉनसून फोरकास्ट हो गया हमारा, बिल्कुल। और मॉनसून हमने अगर फोरकास्ट कर लिया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी कैसी है, वेदर कैसा रहने जा रहा है, कितनी बारिश होगी, कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो नहीं है, कुछ साइक्लोन तो नहीं आ रहा, राइट। ये सब चीजों को हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम कौन सी जगह के ऊपर फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, हेल हो गया, बारिश कितनी आने वाली है, उस हिसाब से हम अपने यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे पर्पसेस रहेंगे आपके मिशन मौसम से, एंड इससे बेनिफिट आपके अलग अलग सेक्टर्स को होगा। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एनवायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज, ये सारे मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए ना, ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि कैसे इनको बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली किसी जगह के ऊपर हमें देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि सूखा तो नहीं पड़ रहा, कोई बारिश बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही। इसी तरह के मिशन ना सरकार ने पहले भी रन किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में प्रोजेक्ट मौसम रन हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मेंस के अंदर। यहाँ पर क्या होता था इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, कि हमारे जो अलग अलग हमारी जो कंट्रीज है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उनके साथ हमारे क्या कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट मौसम 2014 में। इसके अलावा 2012 में नेशनल मॉनसून मिशन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा, ताकि हमारे पास एक अच्छा प्रिडिक्शन सिस्टम हो पाए इंडियन मॉनसून रेनफॉल के रिगार्डिंग। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। देखो तापी की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 4 देश हमें देखने को मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये चारों देशों के बीच में आपको ये पाइपलाइन देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पाइपलाइन है ना, ये तुर्कमेनिस्तान से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर आप नोटिस कर भी पाओगे, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस फील्ड देखने को मिलती है, जिसका नाम यहाँ मेंशन्ड है, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। दिस इज गैल्कनिश गैस फील्ड, ठीक है। गैल्कनिश नेचुरल गैस फील्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया के लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स में से एक आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली ये जो पाइपलाइन है इस तरह से पास होती हुई आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो फजिल्का है ना, वहां पे ये खत्म होती है।
इससे डेफिनेटली बेटरमेंट होगी, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ताकि नेचुरल गैस आसानी से ट्रांसपोर्ट करी जा पाए। पर क्योंकि देखो बीच में अफगानिस्तान पाकिस्तान आ जाते हैं और काफी अनस्टेबल रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो काफी बार ये ना जो मुद्दा है ठंडे बस्ते में चला जाता है। पर अब वापस से बात हो रही है कि इसको री इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो डिलेड काफी है डेफिनेटली ये पाइपलाइन, बट अच्छी बात यह है कि ऐसा बताया जा रहा है कि वापस से इसके ऊपर काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो ऐसा बताया जाता है कि 2035 तक इंडिया विल अकाउंट फॉर 9% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन। पर हमारा जो प्रोडक्शन के अंदर शेयर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5% होगा। तो यानी कि उस समय के ऊपर 2035 के हिसाब से अगर हम सोचें, तो हमें बाकी देशों से नेचुरल गैस यहाँ पे मंगवानी पड़ेगी। एंड तापी अगर पाइपलाइन अगर अच्छे से बन जाती है एंड कोई दिक्कत नहीं आती पाकिस्तान या अफगानिस्तान के कारण, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। इसको फंड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तुर्कमेनिस्तान ने यहाँ पे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है $700 मिलियन का, और बाकी तीनों कंट्रीज ने $200 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में। यहाँ पर आपको एक देश देखने को मिलता है, ओमान। तो भारत और ओमान के बीच में यहाँ पर एक बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम क्या है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये ओमान के अंदर ही हो रही है। भारत का जो कंटिजेंट है, इंडियन एयरफोर्स का आपको कंटिजेंट, जिसमें आपको मिग-29 जैगुआर्स और आपके C-17 देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। 11 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये चल रही है, ठीक है। ओमान के अंदर ये हो रही है। अब आप नोटिस करोगे इसके माध्यम से क्या होगा, जो ओमान की एयरफोर्स है, रॉयल ओमान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स है, इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, साथ में सिनर्जी कैसे इंक्रीज हो सकती है, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कैसे इंक्रीज होगा, इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। अभी ईस्टर्न ब्रिज तो क्या थी, एयरफोर्स एक्सरसाइज थी। उसी तरह से आप नोटिस करोगे जो नसीम अल बहर है ना, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलती है दोनों देशों के बीच में। और जो अल नगा है ये आपकी दोनों देशों की आर्मीज के बीच में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू ओमान। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कुर्कुमा उंगेमेंसिस के बारे में। देखो दरअसल में रिसर्चर्स के द्वारा हल्दी का एक नया कजन पाया गया है नागालैंड के अंदर। देखो नागालैंड में ना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, मोकोचुंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है उंगमा नाम का। ये उंगमा नाम के गांव के अंदर आपको ये हल्दी का एक नया कजन पाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, कुर्कुमा उंगमेंसिस। ये जो यूएनजी वर्ड दिया ना, ये दरअसल में इस गांव के नाम से दिया है, उंगमा के नाम के ऊपर। एंड क्योंकि ये आपको ये जो हर्ब देखने को मिली है, ये कुर्कुमा जीनस को बिलोंग करती है, इसका नाम इसलिए कुर्कुमा उंगमेंसिस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको कुछ पॉइंटर्स और ध्यान में रखने हैं। ये एक जो हर्ब है ना, ये राइजोमेटस हर्ब है। राइजोमेटस का मीनिंग क्या होता है, देखो राइजोम्स को आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर आपको एक पौधा देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो इसकी शूट आपको देखने को मिली इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल है। नोटिस करना ये वाली जो पार्ट है, ये हिस्सा आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वरना ग्रोथ तो ऐसे होती है ना वर्टिकल ऊपर की तरफ, पर यहाँ पर ये ग्रोथ कैसे हो रही है, ये ग्रोथ इस तरह से हो रही है आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। तो ये हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ हो रही है और धरती के नीचे ग्रो हो रही है, धरती से नीचे ग्रो होने को क्या बोलते हैं, सब टेरेन, राइट। तो ये सब टेरेन आपको शूट देखने को मिलती है जो कि ग्रो कैसे कर रही है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, राइजोम, समझ रहे हो। और ये मिट्टी के नीचे यहाँ पे बरीड रहती है, ऐसी चीजों को हम यहाँ पे राइजोम्स बोल देते हैं। इनका काम जो होता है फूड स्टोरेज हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सब टेरेनियन शूट है डेफिनेटली, एंड अकॉर्डिंगली मिट्टी से नीचे आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ अगर हम बात करें कि जो रूट्स होती है ना, वो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, ये जो आपके रूट्स के हिस्से से ग्रो नहीं करती, ये आपके स्टेम टिश्यूज या लीफ से ग्रो करती हैं, इसलिए यहाँ पे इनको एडवेंटिशियस यहाँ पे रूट्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुर्कुमा उंगमेंसिस की, तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो मतलब कुर्कुमा उंगमेंसिस चलो नागालैंड में मिला है, पर ये जीनस कुर्कुमा की मैं बात कर रहा था ना, ये आपको साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना में देखने को मिल जाता है। प्लस इंडिया में अगर हम बात करें ये जीनस कुर्कुमा की अगर, तो यहाँ पर भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से के अंदर, कुछ सदर्न स्टेट्स के अंदर एंड अंडमान निकोबार के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कुर्कुमा उंगमेंसिस है क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है मॉन्टेलुकास्ट के बारे में। मॉन्टेलुकास्ट क्या है, मॉन्टेलुकास्ट एक ऐसी दवाई का नाम है जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है। एक्चुअल में क्या है ना कि सरकार के द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि मॉन्टेलुकास्ट की जो सेल है ना, बहुत ध्यान से करी जाए। पर होता क्या है, यहाँ पर आप एक सिंपल केमिस्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई मुझे मॉन्टेलुकास्ट दे दो, एंड वो आपको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है।
और ये अपने आप में गलत है। एक तरह से रेगुलेशन इसके ऊपर होना चाहिए कि किसको दी जा रही है। एंड इस वजह से दिक्कत पता क्या आ रही है कि इतना अनरेगुलेटेड तरह से इसकी सेल हो रही है ना, कि यहाँ पर इसकी जो सेल है बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि ये आखिरी मुद्दा है क्या। एक्चुअल में ना ये ड्रग है ना, इसके माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीजिंग। वीजिंग पता क्या होता है, जब कई बार आप लोग नोटिस करते हो ना कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, और कई बार जब सांस लेते हो तो मतलब उसमें भी ना आवाज आती है आपके, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आना सांस के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होना, चेस्ट टाइटनेस होना, कई बार आपके चेस्ट में बहुत हैवी लेवल का डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं यार चेस्ट भारी भारी सी लगती है। कई बार खांसी वगैरह हमें बहुत ज्यादा आती है, और ये अस्थमा की वजह से मेजरली आपको देखने को मिलता है। और कई बार लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तब उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये मोंटेलुकास मेडिसिन देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, मोंटेलुकास ना एंटीहिस्टामिन नहीं है। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, एक ऐसी ड्रग जिसको आप परचेज करने के लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए डॉक्टर का, आप आराम से जाके ले सकते हो। पर यहाँ पर मोंटेलुकास तो नहीं है एंटीहिस्टामिन, तो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, पर फिर भी यहाँ पे ये बिके जा रही है मार्केट के अंदर, एंड दैट इज अ वन वेरी बिग इशू। अगर हम बात करें यूएस एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1998 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था, एंड इसका ब्रांड नेम क्या था, सिंगुलर। ठीक है, तो आपके क्रोनिक अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, या इस तरह की जो ब्लड आपके एक्सरसाइज रिलेटेड जब आपके सांस लेने में जब दिक्कत आती है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। पर फिर भी इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा मैसिव लेवल पे इस्तेमाल करना, वो चीज़ गलत हो जाती है। बाकी डेफ़िनेटली इसको अवेलेबल होता है एज़ अ टैबलेट की फ़ॉर्म के अंदर, या इवन सिरप वगैरह भी दिया जाता है बच्चों को, राइट? पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से काफ़ी बार इसको यहाँ पे बोला जाता है कि इसको ध्यान से बेचा जाए, पर वो चीज़ इंडिया में देखने को नहीं मिल रही है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने चाहिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला आपका एमसीक्यूज़ है, कुछ स्पेस मिशंस मैंने आपके सामने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इनके, और इनके सामने किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए या कहाँ पर ये मिशन जा रहा है वो नाम भी आपके सामने है। तो इनको एक बार सोचिएगा, आराम से पढ़िएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको सबका नाम पता होगा तभी जाके आप इसको कर पाओगे। और अगर आपको पता है तो आप कंट्रीज भी साथ में आप मेंशन कर सकते हो, कौन सी कंट्री इसको लॉन्च कर रही है, तो डेफिनेटली आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। दूसरा आपको होमवर्क दिया गया है गार्डगिल कमेटी के बारे में। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, काफी टाइम पहले पूछा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में, है ना? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना कॉर्बेट की, जिम कॉर्बेट की जब मैं बात करता हूँ, तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि ये उत्तराखंड के अंदर है, विदाउट अ डाउट। हाँ जी, ये तो सर सबको पता है, काफी लोग घूमने भी गए होंगे वहां पे। दरअसल में ना इसको 1936 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय जो इसका नाम था ना, वो हेली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है? और इंडिया में ये पहला नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा, जिम कॉर्बेट ही। फिर 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर जो पहला टाइगर रिजर्व बना, वो आपका और कोई नहीं, वो आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही था। तो ये जो पहली बात कह रहा है ना कि पहला टाइगर रिजर्व था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं गुरु घासीदास नेशनल पार्क की, हमने डिस्कस किया हुआ है, ये दरअसल में गुजरात के अंदर नहीं, ये आपको मेजरली आपको छत्तीसगढ़ एंड कुछ हिस्सा इसका आपका एमपी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये गुजरात वाली बात तो सर गलत हो जाती है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये तो यूपीएससी ने पूछा भी हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन, आई थिंक 2020 या 21 का क्वेश्चन है, 20 का आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली। तो वहां पे पूछा था कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ये जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका करेक्ट क्या हो गया, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट था। ठीक है, एक मैंने आपको होमवर्क और दिया था मिथनोट्रॉप्स के बारे में। समझो पहले मिथनोट्रॉप्स होते क्या हैं। देखो, मिथनोट्रॉप्स होते हैं आपके बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पता क्या करते हैं, ये आपके मीथेन CH4 को कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं, मीथेन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मीथेन को कंज्यूम करते हैं, या rather I should say ऑक्सीडाइज करते हैं, राइट? एंड अकॉर्डिंगली यहां पर ये जनरेट क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं आपका बायोमास। समझ रहे हो? जैसे ही इन बैक्टीरियाज ने मीथेन को कंज्यूम किया, उसके माध्यम से इन्होंने बायोमास को जनरेट कर दिया। एंड फिर बायोमास क्या कर पाएगा, बायोमास को हम एक्वाकल्चर के अंदर एज अ फीड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा बताया जाता है कि मान लो अगर बैक्टीरिया ने ना 1 टन मीथेन को कंज्यूम किया, तो लगभग 0.78 टन हमारे पास बायोमास मिल जाता है। और बायोमास के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फायदा यहाँ पर हो गया कि एक तो हमने एक्वाकल्चर के अंदर बायोमास का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा फायदा सबसे बड़ा ये हो गया कि भाई जो मीथेन है ना, जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, उसकी भी तो कंसंट्रेशन आपने कम कर दी, मतलब आपने मतलब इन बैक्टीरिया ने कम कर दी। बिल्कुल सही बात है।
और आप नोटिस करोगे, जब मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस भी किया है कि अगर आप मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करो, तो आप नोटिस करते हो कि जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 26 गुना देखने को मिलता है। हाँ सर, तो ये बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, इसीलिए मेथनोट्रॉप्स न्यूज़ में थे। तो पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। इससे आपका मीथेन का ऑक्सीडाइज़ेशन होता है एंड उससे कहीं न कहीं आपकी मीथेन की जो कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मीथेन ये कंज़्यूम करते हैं एंड अकॉर्डिंगली बायोमास को जनरेट करते हैं, ये बात भी करेक्ट है। और तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर ये नेचुरली नहीं पाए जाते। देखो, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। नेचुरली ये पाए जाते हैं, कहाँ पर? अरे आपके जैसे वेटलैंड्स नहीं होते, या आपके वेटलैंड्स के अंदर आपकी जो राइस फील्ड वगैरह भी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। वहां पर ये आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। अंडरस्टूड? बेसिकली होता क्या है ना, जहां पर आपको मीथेन और ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा, वहां पर नॉर्मली ये पाए जाते हैं। तो तीसरा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले दो करेक्ट थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अपने ट्रू फॉल्स के ऊपर। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बताइएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने होमवर्क दिया था, एक तो युद्ध अभ्यास के बारे में था। देखो, युद्ध अभ्यास किसका था? इंडिया और यूएसए का था, तो फ्रांस नहीं था। पहला आपका इनकरेक्ट है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन कौन थे? अरे प्रधानमंत्री जी चेयरपर्सन होते हैं इसके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। मौलम नेशनल पार्क आपका गोवा में देखने को मिलता है, ना कि आंध्रा के अंदर, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।